दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग विश्व के प्रमुख सागरों का अध्ययन कर रहे थे। पार्ट वन हम लोगों ने देख लिया था। इसके पहले जल संधियों की स्टडी दो पार्ट में और खाड़ियों की स्टडी भी दो पार्ट में हम लोगों ने कर ली है। वो सभी वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए। और सागरों में भी पहला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। वो छोटा सा पार्ट था क्योंकि उस हिस्से में बहुत ज्यादा सागरी क्षेत्र नहीं थे। ओशन तो है उधर भी, लेकिन सागर वहां पे ज्यादा नहीं है। क्योंकि जनरली हम लोग को पता ही है कि जो हम लोगों का ओशन होता है उसी के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको एक हम अलग सागर का नाम दे देते हैं। तो पहले वाले पार्ट में जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला हिस्सा था उधर की स्टडी हम लोगों ने की। और वहां पे ऐसे जो है सागरी क्षेत्र कम ही थे। हालांकि दोनों ओर से तो वो वाटर बॉडी से घिरा ही है, लेकिन वहां पे ऐसी स्थिति नहीं थी। बहुत ज्यादा नामकरण नहीं किया गया है। लेकिन ये जो हिस्सा आज हम देखेंगे, ये हमारा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशियनिया वाला पार्ट, इसमें ढेर सारे सागर हैं। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी था इसको बताना, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। और सबसे पहले तो आप लोग जो स्क्रीन पे इमेज आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाद में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपको नोट्स बनाने में काफी हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें मैंने वही काम किया, जैसे मैंने नीचे नंबरिंग की हुई है और वही नंबर वाले जो सागर हैं वो यहाँ पे इस मतलब फिगर में भी जो जो नंबर है वही नंबर लिस्ट में भी है। मतलब फिगर में अगर नंबर एक पे ओखोटस्क सी है तो यहाँ पर भी नंबर एक पे, मतलब लिस्ट में भी नंबर एक पे अगर वो सागर है तो फिगर में भी नंबर एक पे वही सागर है। तो इस तरीके से लिस्टिंग की गई है कि लिस्ट में जो नंबर्स हैं, जिस नंबर पे जो सागर है वो नंबर आप जब फिगर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि चूंकि सागरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक एक या दो जगह आपको ये लगेगा कि नंबरिंग में थोड़ा ऊपर नीचे आपको लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा 36। तो आप सोचेंगे कि ये 1 2 3 4 के बाद 36 कहाँ से आ गया। तो असल में होता क्या है, कई बार हम लोग पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हमें याद आता है कि एक कोई मिस हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरा चैप्टर फिनिश करने के बाद जब मैंने इसको तैयार किया और मैंने जब इसकी स्टडी की तो ये फिलीपींस सी मैं मिस कर दिया था मैंने। क्योंकि फिलीपींस सी बहुत छोटा सा एक सागर है और जनरली मैंने भी जब स्टडी की थी सागरों की अपने नोट्स में तो वहां पर भी मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था इस पे। हालांकि इतना मुझे आइडिया थी कि एक फिलीपींस के पास फिलीपींस सी है, लेकिन उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है और जनरली मैप में भी हमको नहीं देखने को मिलता है ये। लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको हमको ऐड कर ही लेना चाहिए। तो ऐसे एक या दो जगह आपको ऐसा लगेगा कि नंबरिंग ऊपर नीचे थोड़ा लगेगी। हो सकता है कोई सागर पहले होना चाहिए था, लेकिन इतने अधिक सागर थे कि एक दो सागर ऐसे हुए जिसको मुझे बाद में ऐड करना पड़ा। तो इसलिए मैं पहले से ये चीज बता दे रहा हूं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने जो जो सागरी क्षेत्र हैं उनको थोड़ा सा कलरफुल कर दिया जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी समझ में आएगी। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ इतना सा हिस्सा कलरफुल है तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे सागर नहीं है, यहाँ जो व्हाइट पार्ट है यहाँ सागर नहीं है। ये बस आपको उसकी लोकेशन का हिंट देने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है कि आपको थोड़ी आइडिया लग जाए कि ये सागर का लोकेशन क्या है बस। तो पहला जो हम लोगों का यहाँ पे है ये है हमारा ओखोटस्क सागर, सी ऑफ ओखोटस्क या ओखोटस्क सी। यहाँ पे इसकी लोकेशन को समझना बहुत ही सिंपल है। ये आप देख रहे हैं, ये कमचटका प्रायद्वीप है, ठीक है, ऊपर। और यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड है, सखालिन आइलैंड। और यहीं पे सखालिन आइलैंड और इस कमचटका प्रायद्वीप के बीच में ये एक धंसा हुआ हिस्सा है जो कि प्रशांत महासागर का ही पार्ट है। ये है ओखोटस्क सागर या सी ऑफ ओखोटस्क, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है। जब हम लोग स्ट्रेट्स पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ये सी ऑफ ओखोटस्क है और ये सखालिन आइलैंड है। और यहीं पर एक जल संधि हम लोग पढ़े थे और एक खाड़ी भी पढ़े थे, आपको याद होगा, गल्फ ऑफ टेरिटरी और स्ट्रेट ऑफ टेरिटरी या टेरिटरी स्ट्रेट। तो टेरिटरी स्ट्रेट जो है यहीं पे है,
सखालिन आइलैंड और यहाँ पे सी ऑफ ओखोटस्क। ठीक, अब आते हैं हम लोग नंबर 2 पे। इस सखालिन आइलैंड के इधर तो हो गया आपका सी ऑफ ओखोटस्क, और इस सखालिन आइलैंड के नीचे जापान के बगल में ये जो वाटर बॉडी है ये है ईस्ट सी या सी ऑफ जापान। मतलब कि ओखोटस्क सागर की अगर आपको लोकेशन पता है तो सी ऑफ जापान की लोकेशन को ज्ञात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, और जापान के किधर पड़ेगा, ये जापान के जस्ट बगल में ये जो वाटर बॉडी है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जापान और ये रशिया का पार्ट है, ये कोरिया का हिस्सा है, इन दोनों के बीच में है यहाँ पे ईस्ट सी। इसमें एक चीज और ध्यान देना कि इसको हम लोग ईस्ट सी भी बोलते हैं और इसको सी ऑफ जापान भी बोला जाता है। तो ईस्ट सी पूर्वी सागर, या फिर ईस्ट सी इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि ये एशिया के पूर्व में है तो इसलिए ईस्ट सी हो जाएगा। हालांकि जापान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये पश्चिम में है। अगर हम लोग जापान के संदर्भ में देखें तब तो इसकी दिशा जो होगी वो पश्चिम हो जाएगी, लेकिन एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पूर्व में है, मतलब ईस्ट में है। तो एशिया के ईस्ट में इसलिए ईस्ट सी, और चूंकि जापान के एरिया में आता है इसलिए सी ऑफ जापान भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ईस्ट सी या सी ऑफ जापान। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट ऑफ टेरिटरी है वो एक तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो ये ओखोटस्क सागर और सी ऑफ जापान को कहीं ना कहीं कनेक्ट भी करने का काम कर रही है। तो 2 सागर हम लोगों के हो गए, सिंपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 ये तो सिंपल है हम लोगों का, कोरिया प्रायद्वीप। ये हम लोगों का हो गया कोरिया प्रायद्वीप। यहाँ पे पोहाई की खाड़ी थी, आपको याद होगा, और ये पोहाई की खाड़ी थी, यहीं पे कोरिया की भी खाड़ी थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये छोटा सा धसा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरिया बे, और यहीं पर है गल्फ ऑफ पोहाई। और गल्फ ऑफ पोहाई के थोड़ा सा ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक सागरी क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, वो है येलो सी, पीला सागर। और बेसिकली पीला सागर इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हम लोगों का ये एशिया का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से विंड के माध्यम से जो धूल कह सकते हैं, पीले रंग की रेत कह सकते हैं, वो सब उड़ के इस एरिया तक पहुंचती है। और जो लोयस का कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली इस एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोयस लोयस यही तो होता है कि यहाँ की एयर जो भी धूल होगी वो उड़ के यहाँ पे पहुंच जाएगी। सैंड ड्यून और लोयस ये दोनों आपको पता होगा कि विंड के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आते हैं। तो वही जो पीले रंग की रेत धूल मिट्टी जो भी है वो इस हिस्से तक पहुंचती है, और यहाँ पे ये जो सागरी क्षेत्र है इसका जो वाटर है काफी ज्यादा पीला हो जाता है। और ये यहाँ पे जो नदी है वांगो नदी, उसको भी ये प्रभावित करता है। तो इसीलिए ये येलो सी इसका जो है नामकरण हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लोयस वाला। लोयस का कॉन्सेप्ट जो है ये येलो सी से भी जुड़ा हुआ है और वांगो नदी से भी जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का येलो सी नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 जो हमारा सागर है वो है काफी इंपॉर्टेंट और अक्सर न्यूज में भी रहता है, ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में अक्सर हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वैसे तो दोनों पूर्व में ही है, चाइना के पूर्व में ईस्ट वाला भी है, चाइना के पूर्व में साउथ चाइना सी भी है, लेकिन जो साउथ चाइना सी है वो दक्षिण थोड़ा सा देखने में लग रहा है, इसीलिए हो सकता है इसका नामकरण साउथ चाइना सी किया गया होगा। तो इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप ये छोटा सा एक आइलैंड है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है ताइवान। ताइवान की लोकेशन अगर आपको पता है तो आप सिंपली इन दोनों की लोकेशन भी बता सकते हैं। ताइवान के ऊपर की जो वाटर बॉडी है वो पूरा का पूरा है ईस्ट चाइना सी, और ताइवान के नीचे की जो वाटर बॉडी है वो पूरा का पूरा है साउथ चाइना सी। तो ओशंस की, सीज की, गल्फ्स की लोकेशन को समझने के लिए कभी कभी उनके आसपास के जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है।
जैसे कि यहाँ पे मैंने ताइवान के बारे में बताया। जैसे यहाँ पे अगर आपको जापान पता रहेगा तो आप सी ऑफ जापान या ईस्ट सी की लोकेशन को कभी भी नहीं भूलेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको सखालिन आइलैंड और कमचटका प्रायद्वीप थोड़ा माइंड में रहेंगे तो भी आप ओखोटस्क सी की लोकेशन को नहीं भूलेंगे। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। ताइवान का अगर आपको आइडिया है थोड़ा, तो ताइवान के ऊपर की जो वाटर बॉडी है वो ईस्ट चाइना सी हो जाएगी नंबर 4, और ताइवान के नीचे की जो वाटर बॉडी है वो हो जाएगी साउथ चाइना सी नंबर 5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का है फिलीपींस, बहुत ही फेमस आइलैंड कंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, और कैपिटल आपको पता होगी मनीला। फिलीपींस में ये तो फिलीपींस है। फिलीपींस में ढेर सारे आइलैंड्स हैं। इसके कुछ आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी हम लोग फिलीपींस की अलग से स्टडी करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। लुजोन, मिंडानाओ, पलावन, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं फिलीपींस में। और यहाँ पे फिलीपींस तो पूरा आइलैंड कंट्री ही है, और नीचे इसके एक यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं सुलू सी। बेसिकली इसकी भी लोकेशन अगर आपको सिंपली फाइंड आउट करनी है तो फिलीपींस और बोर्नियो, बस अगर आपको ये दोनों का आइडिया है तो फिलीपींस और बोर्नियो के बीच में यहीं पे आपका सुलू सी पड़ता है। और स्ट्रेट वाले में आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट आपको बताई थी, बेलाबैक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बेलाबैक, तो वो यहीं पे पड़ती है। तो ये फिलीपींस हो गया, और फिलीपींस से ही संबंधित है आपका सुलू सी या सुलू सागर। फिलीपींस और बोर्नियो के बीच में कह सकते हैं इसको अपने समझने के लिए। जो सीज होते हैं, गल्फ्स होती हैं, इनकी लोकेशन को बहुत एग्जैक्ट रटने की जरूरत नहीं है कि आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेस पे रटें या किसी और तरीके से। आपको बस माइंड में एक थोड़ा सा मेंटल मैप बना होना चाहिए, एक माइंड में थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई मुझसे पूछे कि गल्फ ऑफ अलास्का की लोकेशन, तो मेरे माइंड में थोड़ा सा आइडिया है कि अल्यूशन आइलैंड्स के नीचे जो पार्ट है वो बेरिंग सी का पार्ट है, और वहीं पे बगल में गल्फ ऑफ अलास्का भी है, ठीक है। और अल्यूशन आइलैंड्स के ऊपर का जो वाटर बॉडी है वो मैंने आपको बताया था ब्रिस्टल की खाड़ी है, ठीक। उसके बगल में मैकेंजी की खाड़ी और ब्यूफोर्ट सी है। तो ये बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से समझ समझ के जब हम लोग मैपिंग करेंगे तो आप जब भी आईज क्लोज करेंगे तो आपको वो चीजें दिखाई देंगी कि हाँ यहाँ पे ये लोकेशन हम लोगों ने देखी थी। तो इसी तरीके से हम लोगों को मैपिंग को समझना होगा। ये हो गया नंबर 6, हम लोगों ने देख लिया सुलू सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 7। ये बहुत ही सिंपल है, सबसे इजी। यहाँ पे एक आइलैंड है, ये इंडोनेशिया का पूरा हिस्सा है, और इंडोनेशिया का जो हिस्सा है वो सागरों की दृष्टि से, जलसंधियों की दृष्टि से, खाड़ियों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि इस हिस्से में बहुत छोटे छोटे सागरी क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा आइलैंड है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सेलेबीज, इधर आपका पूरा पपुआ न्यू गिनी, और ये छोटा सा आइलैंड, बहुत ही स्मॉल सा आइलैंड सेरम आइलैंड, इधर बहुत ही एक छोटा सा फ्लोर्स आइलैंड यहाँ पे। तो ये जो आइलैंड्स हैं ये सब इंडोनेशिया का पार्ट है। और बोर्नियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि बोर्नियो सबसे बड़ा आइलैंड है इंडोनेशिया का, और इस पे एक ऐसा आइलैंड है जिसपे 3 कंट्रीज हैं। थोड़ा सा पार्ट मलेशिया का भी है, और इंडोनेशिया तो है ही इस पर, छोटी सी कंट्री है ब्रुनेई। तो 3 देश इस पे हैं। तो यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैं सर्कल में दिखा रहा हूँ आइलैंड, ये मैंने फ्लो में ये बोल दिया कि ये पूरा आइलैंड ही इंडोनेशिया का पार्ट है। तो इस चीज़ को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा आइलैंड इंडोनेशिया का पार्ट नहीं है। इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड हैं। इंडोनेशिया कंट्री के अंतर्गत पूरा का पूरा एक आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया। और ये जो आइलैंड है ये आधा तो इंडोनेशिया का पार्ट है, लेकिन आधा जो है वो पापुआ न्यू गिनी एक अलग कंट्री है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अब चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 6 तक हम लोगों ने कर ही लिया था, सुलूसी तक। ये सेलेबीज है आइलैंड, इसको सुलावेसी भी बोलते हैं। और इस सेलेबीज के जस्ट ऊपर छोटी सी एक वाटर बॉडी है, सेलेबीज सी जिसको हम लोग बोलते हैं, 7।
तो सेलेबीज की लोकेशन अगर आपको पता है तो उसके जस्ट ऊपर उसी के नाम पे एक वाटर बॉडी है, जहाँ पे आइलैंड के या किसी ऐसे नाम पे अगर कोई वाटर बॉडी होती है तो उसका नाम याद रखना काफी सिंपल होता है। जैसे गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का के नाम पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के नाम पे, गल्फ ऑफ कैम्पेश, मैक्सिको के कैम्पेश शहर के नाम पे। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको जो किसी न किसी इम्पोर्टेंट शहर के नाम पे हैं या किसी न किसी इम्पोर्टेंट देश के नाम पे है जिसके बगल में वो है, तो उसकी लोकेशन को याद रखना काफी सिंपल हो जाता है। तो ये 7वें नंबर पे सेलेबीज के ऊपर हो गया ये हम लोगों का सेलेबीज सी। बगल में ये एक आइलैंड आप देख रहे हैं, ये छोटा सा आइलैंड है, सेरम आइलैंड। कहीं कहीं पे इसकी स्पेलिंग SERAM होती है, और कहीं कहीं पे जब आप नेट पे देखेंगे, गूगल मैप्स पे देखेंगे, तो आपको CERAM भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट ज्यादातर मैंने SERAM ही देखा है इसको, सेरम सी कह सकते हैं। तो ये सेरम आइलैंड है और उसी के ऊपर की जो वाटर बॉडी है उसी सी के नाम पे सेरम सी। 8 हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट सी है, ये मैंने आपको बताया था कि सुमात्रा आइलैंड, ये जावा, सुमात्रा और जावा, और यहाँ पे नंबर 9 पे इसी जावा आइलैंड के ऊपर उसी के नाम पे एक सागर है, जावा सी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बोर्नियो और जावा के बीच में जावा सी है और बोर्नियो और फिलीपींस के बीच में सुलू सी है। तो इस तरीके से बस सारे ये सब याद रखने की टेक्निक्स हैं बस। तो 9 नंबर पे जावा सी, जावा आइलैंड के ऊपर। अब हम लोग 10 नंबर पे आते हैं, नंबर 10। ये एक छोटा सा आइलैंड है, फ्लोर्स द्वीप, फ्लोर्स आइलैंड, काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। और इस फ्लोर्स आइलैंड के ऊपर एक छोटी सी वाटर बॉडी है, वो है फ्लोर्स सी, और उसके बगल में एक और वाटर बॉडी है, वो है बांदा सी, ठीक। तो ये इतनी जो वाटर बॉडीज है, सुलू सी, सेलेबीज सी, इधर आपका आ जाएगा सेरम सी, इधर जावा सी, इधर फ्लोर्स सी, इधर आपका बांदा सी। ये जो इतनी वाटर बॉडीज है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल पता होनी चाहिए क्योंकि काफी ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है और इनकी लोकेशन को समझना सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। आइलैंड्स का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आसानी से आप इनके लोकेशन को समझ सकते हैं। और इस हिस्से में ढेर सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी हम लोगों ने पढ़ी थी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट ऑफ मलक्का, आपको याद होगा। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था इस हिस्से में सेलेबीज और बोर्नियो के बीच में, यहाँ पे मकासर स्ट्रेट के बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी इस वाले हिस्से में। तो ये हम लोगों का हो गया 11 तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 12। ये तो बहुत ही सिंपल है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हम लोग काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पे है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, ये सब पैसिफिक का ही पार्ट है। ये है क्या, ये है अराफुरा सी। तो अराफुरा सी की लोकेशन को समझना है तो बहुत ही सिंपल, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल ऊपर, और कह सकते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के बगल में ये जो वाटर बॉडी है, ये है अराफुरा सी, नंबर 12। अब ये नंबर 13, इसकी लोकेशन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने बताया और आपको सिंपल जानकारी होगी ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। जब हम लोग ओशनोग्राफी में प्रवाल भित्तियों की स्टडी करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अवरोधक प्रवाल भित्ति एक प्रवाल भित्ति का टाइप होता है। प्रवाल भित्तियां कई तरह की होती हैं, मेन जो टाइप्स हैं उनमें बैरियर रीफ होती है, एटॉल होता है, पैच रीफ्स होती हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं। तो ये एक प्रकार की बैरियर रीफ है, और उसी, चूंकि ये कोरल रीफ है और उसी कोरल रीफ के पास की जो वाटर बॉडी है उसी के नाम पे उसका नाम किया गया है कोरल सी, ठीक। नंबर 13। नंबर 14, ये एक आइलैंड है जो कि हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत है, तस्मानिया, जिसकी कैपिटल है होबार्ट। और इस तस्मानिया आइलैंड के बगल में यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, तस्मान सी। और ये सब जो हम देख रहे हैं, ये सब के सब पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। ये इधर के जितने भी हम देख रहे हैं, तो तस्मान सी हो गया, कोरल सी हो गया। 14 तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इंडिया के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ये इस लोकेशन से तो आप लोग परिचित होंगे ही, और यहाँ पर
ये इधर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में उसी के नाम पे एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो कि है अंडमान सी। तो अंडमान सी की तो लोकेशन आप लोगों को जरूर पता होगी, बहुत ही सिंपल सी लोकेशन है। 16 अरेबियन सी हमारा। 17 नंबर पे ये है कैस्पियन सी। और 18 नंबर पे ये है ब्लैक सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी में ज़्यादा अभी हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि आप लोग एक काम करिएगा कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी, सबसे पहले तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पहले पढ़ता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कभी कभी पहले स्टार्टिंग में मैं भूल जाता था इस चीज़ को कि पहले कैस्पियन है कि पहले ब्लैक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी कभी बहुत कठिन चीज़ें हम लोग को पता होती है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग मिस कर देते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे चीज़ें भूलती हैं। लेकिन ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि पहले यहाँ पे ब्लैक सी पड़ता है, उसके पश्चात कैस्पियन सी पड़ता है। और एक चीज़ और आप लोग करिएगा, हो सकेगा तो मैं इस पर कुछ कंटेंट भी तैयार करूंगा, लेकिन आप लोग ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं और कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कैस्पियन से सीमा लगा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो ब्लैक सी से सीमा लगा रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही आते हैं। और बाकी तो लोकेशन बिल्कुल सिंपल है दोनों की। तो 18 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यूरोप के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये हिस्सा सागरों की दृष्टि से बहुत ही कठिन है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सागर हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये सबसे पहले ये 18 तक हम लोगों ने कर लिया था। 18 है ब्लैक सी। 19 नंबर पे 19 नंबर पे ये है, इधर टर्की का हिस्सा है थोड़ा सा और इधर है ग्रीस का पार्ट। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे है एजियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट सागर है, ठीक। इसके बाद ये इटली, आप जान ही रहे हैं ये इटली है। और इटली के नीचे ये ये एक सागर है आयोनियन सी। और इटली के यहाँ बगल में एक सागर है एड्रियोटिक सी, ठीक। तो इटली से आपके कई सागर तैयार हो गए। ये इटली है, इटली के जस्ट बगल में थोड़ा ईस्ट कह सकते हैं इसको, एड्रियोटिक सी। नीचे आएंगे इटली के तो पड़ेगा आयोनियन सी, और थोड़ा बगल में पढ़ेंगे ग्रीस होते हुए तो पड़ेगा एजियन सी। मतलब अगर यहाँ इटली से चलें हम लोग, ऐसे चलें, थोड़ा एल शेप में चलें, तो एड्रियोटिक, आयोनियन, एजियन, एड्रियोटिक, आयोनियन, एजियन, तो ये तीन हमारे सागर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 तक हम लोगों ने कर लिया था। 22 यहाँ पे एक सागरी क्षेत्र है जो कि इटली और फ्रांस के एरिया में ही है। ये है हमारा लिगुरियन सी, बहुत ही छोटा सा है, बिल्कुल भी फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं इसको, लिगुरियन सी। और यहाँ पे है 23, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टेरेनियन सी। अब इनकी लोकेशन को आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो इनकी लोकेशन को याद रखने के लिए जब हम लोग स्ट्रेट पढ़ रहे थे और खाड़ियाँ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं, ब्लैक डॉट्स मैंने दिखाया है, कोर्सिका और सार्दिनिया। जो कोर्सिका है वो फ्रांस का पार्ट है, फ्रांस का अधिकार है उस पे, ऊपर वाला आइलैंड, ऊपर वाला ये वाला। और नीचे वाला जो है वो सार्दिनिया है, उस पे इटली का अधिकार है। और कोर्सिका सार्दिनिया के ऊपर वाली साइड जो है वो लिगुरियन सी पड़ता है और नीचे वाले साइड टिरेनियन सी पड़ता है। तो थोड़ा इस तरीके से आप इसकी लोकेशन को समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। एजियन सी, एड्रियोटिक सी, आयोनियन सी, टिरेनियन सी एंड लिगुरियन सी, ये इसके हो गए पूरे के पूरे सागरीय क्षेत्र। छोटे छोटे सागर हैं और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स भी हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको याद होगा। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ मेसिना पढ़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ और ट्रेंटो पढ़ा था, यहीं पे हम लोगों ने गल्फ ऑफ ट्रेंटो पढ़ा था।
तो ये सारी चीजें भी आपकी रिवाइज होती रहेंगी इसी के साथ। तो हम लोगों ने 23 तक कर लिया था। अब देखिए 2 चीजें मुझसे मिस हो रही थी क्योंकि छोटी-छोटी चीजें थी, लेकिन उसको मैंने बाद में ऐड किया। 24 और 25 ये ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के दोनों कोनों पे नॉर्थ नॉर्थ में भी बगल में और इधर नीचे साउथ में 2 छोटे-छोटे सागर हैं। एक तो यहाँ पे पड़ता है आपका एजोव सी, और नीचे पड़ता है मार्मरा सी। तो बस इतना ही पता रहना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेट बहुत पूछी जाती हैं, तो ये तो हम लोग स्ट्रेट वाले पे पढ़ ही चुके हैं कि ब्लैक सी एजोव सी से कर्च स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा है, और इस मार्मरा सी से किसके माध्यम से जुड़ा है आपको याद होगा, बॉस्पोरस स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा है। तो बहुत छोटे सीज हैं ये। एजोव सी नीचे ऊपर होगा और नीचे होगा हम लोगों का मार्मरा सी, या सी ऑफ मार्मरा भी बोलते हैं इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 26, काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया। 26 नंबर पे यहाँ पे है हमारा नॉर्थ सी, और इसकी लोकेशन बिल्कुल सिंपल है। जो हमारा ये यूनाइटेड किंगडम है, इसी के जस्ट बगल में, ईस्ट में कह सकते हैं, ये पूरी एक जो वाटर बॉडी है, ये है हमारा, ये पूरी जो लोकेशन है ये नॉर्थ सी की लोकेशन है। 26, 27 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाल्टिक सी, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था गल्फ ऑफ फिनलैंड, देन यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, और ऊपर हम लोगों ने यहाँ बोथनिया की खाड़ी पढ़ा था, और यहीं पे है ये बाल्टिक सी। अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज बाल्टिक कंट्रीज हैं, तो आपको पता होगा कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब जो हमारी कंट्रीज है ये बाल्टिक कंट्रीज है, जो कि बाल्टिक सी से अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। यहीं पे वो सभी की सभी बाल्टिक कंट्रीज है। तो ये बाल्टिक सी की लोकेशन हो गई, सिंपल लोकेशन है। नॉर्वे, स्वीडन, इधर फिनलैंड पड़ जाएगा, एस्टोनिया पड़ेगा, लाटविया पड़ेगा, लिथुआनिया पड़ेगा, और यहीं पे बाल्टिक सी। ये छोटा सा निकला हुआ भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये है डेनमार्क। तो 27 तक हम लोगों ने कर लिया। अब 28 सिंपल, ये नॉर्वे है, और नॉर्वे के जस्ट बगल में उसके पास की एक बड़ी सी वाटर बॉडी, ये है नॉर्वेजियन सी। अब जो बिल्कुल आर्कटिक ओशन के एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे सागरीय क्षेत्र जो ऑलमोस्ट काफी लो टेम्परेचर वाले एरिया में है और काफी समय तो जमे ही रहते हैं, ऐसे जो सीज हैं उनमें है तो बहुत, लेकिन जो फेमस हैं और जिनका नाम क्रम से, जो मतलब जब मैंने स्टडी की थी तो मैंने इन्हीं को नोट किया था जो बिल्कुल क्रम से थे और जिनको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो उनमें 29 पे जो है वो है बैरेंट सी, देन 30 पे कारा सी, 31 पे क्या है, 31 पे आपका आ जाएगा लाप्टेओ सी, 32 पे ईस्ट साइबेरियन सी, और 33 पे चकची सी। यहाँ पे मैं कोई खास आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, जैसे अभी तो हम लोग समझ रहे थे कि हिंट ले रहे थे कि कैसे लोकेशन को समझना है, तो इसको आप आसानी से बस अपने रटने के लिए कर सकते हैं। बैरेंट है, कारा है, कारा सी के बाद फिर इधर लाप्टेओ सी है, ईस्ट साइबेरियन सी है, और फिर चकची सी है। तो ये बस आपके रटने के लिए है केवल, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये पूछा तो नहीं जाता है बट फिर भी पता होना चाहिए। इधर मैंने नंबरिंग नहीं की है चकची सी के नीचे, ये वास्तव में बेरिंग सी है और इसको ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो बेरिंग स्ट्रेट है वो इस बेरिंग सी को ही चकची सी से जोड़ती है। यहीं पे अगर मैं ड्रॉ करूं, ऐसे बताऊं केवल, यहाँ पे अलास्का पड़ जाएगा आपका ये हिस्से पे, और ये नीचे बेरिंग सी हो जाएगा और ऊपर चकची सी हो जाएगा, और यहीं पे इन्हीं दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट हो जाएगी। अब देखिए 33 के बाद एक और मैंने मिस कर दिया था, 34 रेड सी को देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग को पता है कि ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में यहाँ पे सुएज कैनाल है, जानते हैं हम लोग 34 पे। और इसके बाद 35 ये देख लीजिए, और इसको भी मैंने बाद में ऐड किया, ये आपको पता भी होगा तिमोर सी, ये गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे,
इधर गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, और यहाँ पे तिमोर सी, ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया के मतलब सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में यहाँ पे तिमोर सी है और जस्ट इसके अपोजिट कोरल सी है ईस्ट में। तो ये इसकी लोकेशन को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। और फाइनली 36 नंबर पे सबसे लास्ट में ये देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी। इसको मैंने लास्ट में इसलिए जोड़ा क्योंकि हम लोगों ने जो सागरों की बात की, एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, लिगुरियन सी, अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे जो सागर हैं वो कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है, क्योंकि ये पूरा तो भूमध्य सागर है ना, ये हम लोग का पूरा भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पे अलग अलग नाम रखा गया, जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ गेब्स और गल्फ ऑफ सिद्रा हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग खाड़ी पढ़ रहे थे उस समय। यहाँ पे एजियन है, एड्रियाटिक है, आयोनियन है, लिगुरियन है, और ये पूरी की पूरी जो वाटर बॉडी है उसको हम लोग जनरली भूमध्य सागर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसी वाटर बॉडी की बात करते हैं, और इसी वाटर बॉडी से संबंधित अलग अलग सागरीय क्षेत्र भी इसी में है, इसी के अंतर्गत है। तो ये पूरा का पूरा तो हो जाएगा हम लोगों का मेडिटेरेनियन सी। और जैसे कि मैंने आपको कैस्पियन सी में बताया था कि कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे, ये वर्क है। और इसी तरीके से भूमध्य सागर से संबंधित कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से उससे सीमा बना रहे हैं, इस पर कुछ कंटेंट हम भी तैयार करेंगे। तैयार है मेरे पास इस पर कंटेंट कि किस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है, लेकिन बहुत सिंपल है, आप अपने से भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा हिंट दें। तो जैसे यहाँ पे आपका मोरक्को है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, METLE, मेटल, मतलब इस तरीके से आप अपना एक ट्रिक बना सकते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इधर आपका फिर पड़ेगा, इधर टर्की पड़ेगा, देन ग्रीस पड़ेगा, इटली है, इधर फ्रांस है, स्पेन है। ये तो सिंपल सिंपल है। इसके अंदर भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज जैसे साइप्रस है, साइप्रस जैसे देश है, मोनाको है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, बोस्निया हर्जनगवीना, मॉन्टीनीग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। तो ये इस हिसाब से इसमें बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कह सकते हैं रटना पड़ेगा उस चीज को। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग एक बार फाइनली रिवाइज कर लेते हैं पूरे को। स्टार्टिंग से चलेंगे हम लोग। ओखोटस्क सी, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, सुलू सी, सेलेबीज सी, सेरम सी, इधर फिर पड़ जाएगा आपका जावा सी, देन नंबर 10 पे फ्लोर्स सी, 11 पे बांदा सी, अराफुरा सी, कोरल सी, इधर तस्मान सी, अंडमान सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, टिरेनियन सी, ऊपर वाला ये लिगुरियन सी, और ये पूरा मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी, कारा सी, लाप्टेओ सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चकची सी, और यहाँ पे रेड सी। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग नोट्स पे देख रहे थे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन अब कुछ एग्जैक्ट लोकेशंस देख लेते हैं। ये हम लोग का है सी ऑफ ओखोटस्क, जो कि मैंने बताया था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी है, और ये सखालिन आइलैंड और कमचटका प्रायद्वीप दोनों के बीच में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है।
दूसरा सी ऑफ जापान, ओखोटस्क सी के जस्ट नीचे का सी, और जो हम लोग का रशिया और कोरियन पेनिसुला है, ये जो दो हिस्से हैं, और इधर जापान, इन्हीं दोनों के बीच में इसकी लोकेशन है, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं एग्जैक्ट बिल्कुल। और इसको सी ऑफ जापान के साथ साथ इट इज़ आल्सो नोन एज द ईस्ट सी, मतलब इसको ईस्ट सी भी बोलते हैं। तीसरा येलो सी, येलो सी के बारे में मैंने बताया आपको अभी कि लोयस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। और यहीं पे हम लोगों ने कोरिया की खाड़ी को भी देखा था, हम लोगों ने पोआई की खाड़ी देखा था, और जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे कोरियन पेनिसुला के नज़दीक में या उसी के बगल में कह सकते हैं येलो सी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि हुआंगो नदी, जो कि कहीं ना कहीं अपना जल पोआई की खाड़ी में गिराती है, और वो इनडायरेक्टली येलो सी से संबंधित है। मतलब सीधे तो उसका जल उस खाड़ी में गिरता है और उसके माध्यम से येलो सी तक पहुंचता है। तो इसलिए जो येलो सी है ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सागर है, प्रशांत महासागर से संबंधित। और इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी ईस्ट चाइना सी, जो कि मैंने बताया था कि ताइवान, ताइवान आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा, बस उसकी लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है। और ईस्ट चाइना सी उस ताइवान के ऊपर वाला हिस्सा, और उस ताइवान के नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा साउथ चाइना सी। न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये जो हिस्से हैं ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विवाद होता रहता है, स्पेशली चाइना ताइवान ये जो हमारा क्षेत्र है। ये सेकंड साउथ चाइना सी, ये वही जो ताइवान की लोकेशन मैंने बताया अभी आपको, तो ताइवान से ही आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। जस्ट उसके जो नीचे वाला हिस्सा है बगल में फिर हम लोग का फिलीपींस शुरू हो जाता है, तो वहीं पे ये है साउथ चाइना सी। और ये सबसे ज़्यादा रहते तो काफ़ी ज़्यादा सीज न्यूज़ में है, लेकिन साउथ चाइना सी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खबरें इससे संबंधित आती रहती हैं। ये अगला हम लोग का सुलू सी, फिलीपींस और बोर्नियो के बीच में सुलू सी, यहीं पे हम लोगों ने एक स्ट्रेट भी देखी थी, स्ट्रेट ऑफ बालाबैक, जो कि बोर्नियो और फिलीपींस के ही बीच में है। और वहीं पर एक इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी है सुलू सी, सुलू सागर, जो हम लोग का साउथ ईस्ट एशिया है उसका एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सी है ये। और इसके बाद सेलेबीस सी, जो कि सेलेबीस जो हम लोग का आइलैंड है, जस्ट उसके ऊपर इसकी लोकेशन है, बहुत ही सिंपल लोकेशन है, जो कि हम लोग यहाँ इस मैप में देख भी रहे हैं कि बोर्नियो है, बोर्नियो के बगल में सेलेबीस है, और उसके ऊपर सेलेबीस सी है, और सेलेबीस सी के ऊपर फिलीपींस है। ये अगला हम लोगों का सेरम सी, ये यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है सेरम आइलैंड, उसी के नाम पे और उसी के जस्ट ऊपर ये जो वाटर बॉडी है यह है सेरम सी। और जो हम लोग के इस साउथ ईस्ट एशिया पार्ट के जो वाटर बॉडीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जो किसी न किसी आइलैंड के नाम पे हैं, तो इसलिए इनके जो नाम है ना इसको याद रखना काफ़ी सिंपल हो जाता है इस वजह से। इसके बाद अगला जावा सी, इसकी तो लोकेशन हम लोगों ने अच्छे से समझी थी, और लोकेशन भी इसकी काफ़ी सिंपल है कि सुमात्रा आइलैंड पड़ता है, फिर जावा आइलैंड पड़ता है, और उसी जावा आइलैंड के ऊपर की जो वाटर बॉडी है वो है जावा सी। और इसको ये भी कह सकते हैं कि जावा आइलैंड और बोर्नियो आइलैंड के बीच की जो वाटर बॉडी है वो है जावा सी। तो बस आपको जैसे भी समझना हो आप उस तरीके से समझ के अपने माइंड में इसकी लोकेशन को बैठा सकते हैं। इसके आगे अराफुरा सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन है, अगर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आपकी क्लियर है तो वहाँ पे जस्ट जो हम लोगों का अर्नहेम लैंड का प्लेटो है उसके ऊपर का जो भी हिस्सा है वाटर बॉडी का वो है हम लोगों का अराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के नज़दीक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी।
इसके आगे कोरल सी, जो कि अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि एक यहाँ पे बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, और चूँकि वो एक कोरल रीफ है तो उस कोरल रीफ के पास की जो वाटर बॉडी है, तो कोरल के ही नाम पे उसका नाम रखा गया है कोरल सी। इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट इमेज लगे उसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तस्मानिया आइलैंड, उसके बगल की वाटर बॉडी तस्मान सी। और जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ भी रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ते समय स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वाले ही लेक्चर में हम लोगों ने इन सभी वाटर बॉडीज़ की अच्छे से स्टडी की थी। अराफुरा सी, तिमोर सी, तस्मान सी, कोरल सी, ये सब हम लोगों ने देखा था। इसके आगे अंडमान सी, जो कि बहुत ही सिंपल है। अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं उसके बगल में, उसके कह सकते हैं ईस्ट साइड में जो वाटर बॉडी है वह है अंडमान सी। बगल में फिर हम लोगों का म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे के सारे कंट्रीज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके आगे ये कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि आप लोगों को कंट्रीज़ अच्छे से समझ लेनी है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है इससे बॉर्डर बना रही हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा कैस्पियन सी के कॉन्टेक्स्ट में, और यही चीज़ आपको पढ़नी है ब्लैक सी के कॉन्टेक्स्ट में भी। और अगला है हम लोग का ये ब्लैक सी। अब ब्लैक सी तो हम लोग जान ही रहे हैं, जस्ट ये बगल में इसके कैस्पियन भी है। अब इसके ऊपर भी एक छोटी सी वाटर बॉडी है, नीचे भी छोटी सी वाटर बॉडी है। उन दोनों को भी आपको याद रखना पड़ेगा, एजोव सी और सी ऑफ मार्मरा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सी के नीचे टर्की, और टर्की के बगल में, टर्की और ग्रीस के बीच में हम कह सकते हैं एजियन सी। ये अब हम लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अब वहाँ पे कुछ छोटे छोटे सागरीय क्षेत्र हैं, उनमें पहला हम लोगों का है एजियन सी। इसके आगे ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े थोड़ी देर पहले जब नोट्स में देख रहे थे, तो ये हम लोगों का था इटली। इटली के बगल में था एड्रियाटिक, और एड्रियाटिक के नीचे था आयोनियन सी। मतलब कि इटली के साउथ में हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा अपने समझने के लिए। इटली के सदर्न पार्ट में आयोनियन सी की लोकेशन। और अगर हम लोग ये कहें कि इटली के ईस्ट साइड में, तो ईस्ट साइड में देखेंगे तो एड्रियाटिक सी पड़ जाएगा, और साउथ साइड में देखेंगे तो आयोनियन सी पड़ जाएगा। ये अब देखिए एड्रियाटिक सी आ गया। इटली के जस्ट बगल में ईस्ट साइड में एक इटली, जो शेप इटली का है लंबा सा, ऑलमोस्ट वैसा ही शेप इस वाटर बॉडी का भी है। एड्रियाटिक सी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है, और एड्रियाटिक सी से जो कंट्रीज़ हैं जैसे ग्रीस, क्रोएशिया, कुछ के नाम तो यहाँ पे नहीं भी हैं, वो सारे कंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी कठिन कंट्रीज़ हैं, उनको याद रखना बहुत ही मुश्किल रहता है। और इटली की एक साइड तो एड्रियाटिक हम लोगों ने देख लिया, लेकिन एड्रियाटिक काफ़ी लंबा था, नीचे तक था। लेकिन इटली के दूसरे साइड एक छोटा सा वाटर बॉडी है लिगुरियन सी। ये बहुत ही छोटा सा सागर है एक। और अगला लिगुरियन। लिगुरियन जैसा कि अभी जब हम लोग देख रहे थे तो मैंने बताया था कॉर्सिका और सार्दिनिया आइलैंड के बारे में। तो कॉर्सिका सार्दिनिया के ऊपर वाली साइड जो वाटर बॉडी है वो तो आपका हो जाएगा लिगुरियन, और कॉर्सिका सार्दिनिया के नीचे के साइड जो वाटर बॉडी है वो हो जाएगा टिरेनियन। तो ये जो दो सागर हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और ये ज़्यादा फेमस तो नहीं है लेकिन आसानी से याद हो जाएंगे, लिगुरियन सी एंड टिरेनियन सी। इस हिस्से में ढेर सारी स्ट्रेट्स भी हम लोगों ने देखी थी। तो ये जो भूमध्य सागर वाला हिस्सा है, ये सागरों की दृष्टि से और हर दृष्टि से, सागर कहें या फिर खाड़ी जलसंधियों, सबकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब फिर से हम एक बार ब्लैक सी देख रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ब्लैक सी के ऊपर जो एक वाटर बॉडी है ये एजोव सी है, और ये एजोव सी ब्लैक सी से कर्च स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ कर्च है, और नीचे की जो वाटर बॉडी है वो है सी ऑफ मार्मरा, और जो सी ऑफ मार्मरा है वो ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और हम लोग स्ट्रेट वाले में किए भी थे, लेकिन मुझे लगा कि इसको यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ब्लैक सी की चर्चा हो ही रही है तो इसको रिवाइज कर लेना बेहतर होगा। तो मार्मरा सी एंड एजोव सी। अब आगे जस्ट इंड की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यूनाइटेड किंगडम और उसके जस्ट बगल की वाटर बॉडी, बड़ी वाटर बॉडी, नॉर्थ सी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लोकेशन सिंपल है। एक साइड हम लोगों को डेनमार्क है, जर्मनी है, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़ हैं। ऊपर हमको नॉर्वे भी देखने को मिल रहा है, और बगल में यूनाइटेड किंगडम, और उन सब के बीच में ये जो वाटर बॉडी है ये है नॉर्थ सी। अक्सर हम लोग नॉर्थ सी में और ईस्ट सी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्थ सी यहाँ पे है, और जो ईस्ट सी है वो सी ऑफ जापान है। अगला बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की लोकेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज़ हम लोगों ने देखी थी, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और बाल्टिक सी के नज़दीक में ही उससे संबंधित हम लोगों ने गल्फ्स देखी थी, जैसे गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, और वहीं पे है बाल्टिक सी। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे जो 6 देश हैं, 6-7 देश जो हैं, इन सब की लोकेशन बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सागर और खाड़ियाँ हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये हम लोगों का नॉर्वे से संबंधित जो वाटर बॉडी है उसी नॉर्वे देश के ही नाम पे नॉर्वेजियन सी। ये सागरी क्षेत्र उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, लेकिन अब हम लोग बाकी सभी सागरी क्षेत्र को देख ही रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। और सिंपल है, नॉर्वे के ही नाम पे है क्योंकि उसी के पास की ये वाटर बॉडी है। और अब हम लोग जो कुछ ऐसे सागर हैं जहाँ पे जो बिल्कुल आर्कटिक ओशन के ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और ये सागरी क्षेत्र काफ़ी समय तो जमी हुई अवस्था में ही रहते होंगे, बैरेंट्स सी। और इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, सिंपली बस इसको हम लोगों को रटना ही पड़ेगा इन सागरी क्षेत्रों को। तो पहला जो है ये हम लोगों का ये हो जाएगा बैरेंट्स सी। और इस बैरेंट्स सी के बाद अगला जो हम लोगों का सागरी क्षेत्र होगा वो होगा जस्ट इसके बगल में, बिल्कुल बगल में कारा सी। कारा और ये कारा सी है, और उसको हम लोग काला सागर या ब्लैक सी बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। और ये थर्ड वाला लाप्टेव सी। ये 5 जो हैं ये बिल्कुल क्रम से हैं। पहला हम लोगों ने देखा बैरेंट, दूसरा हम लोगों ने देखा कारा, जस्ट उसके बगल में तीसरा हम लोगों ने देखा लाप्टेव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं, ये है ईस्ट साइबेरियन सी। बिल्कुल लाइन से हैं सभी के सभी ये सागरी क्षेत्र। और ये ईस्ट साइबेरियन सी के आगे, ये तो चौथा था, अब 5वां जो हम लोग का है ये है चकची सी, जो कि मैंने बताया था कि चकची सी और बेरिंग सी नीचे है, और इन दोनों के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट। तो आर्कटिक ओशन के जो ये सागर हैं ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को रटने पड़ेंगे अच्छे से। ये रेड सी है, ये तो सिंपल आप सभी लोग जानते हैं, रेड सी इधर अफ्रीका का पार्ट है, उधर अरेबियन पेनिसुला है, बीच में रेड सी है। और रेड सी गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा वहाँ पे हम लोग देखे थे पिछले वाले लेक्चर में, वहीं पे है सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल के ही माध्यम से ये जो हम लोग का रेड सी है ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। और इसके आगे तिमोर सी, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हैं वेस्ट में है। ईस्ट में कौन कौन से हैं? ईस्ट में हम लोग देखे थे कोरल सी है, ये सब सारे हैं, और वेस्ट में तिमोर सी।
ये मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी के सी से संबंधित जो और सागरीय क्षेत्र हैं वो तो हम लोगों ने कर लिया, एजियन, एड्रियोटिक, आयोडियन, लिगुरियन, टेरेनियन, ये सारे के सारे। लेकिन ये पूरी की पूरी जो कंप्लीट वाटर बॉडी है ये है भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। और इसके आगे ये एक लास्ट में छूट नहीं रहा था, इसकी लोकेशन थोड़ी सी मुझे अलग से दिखानी थी। ये अरल सी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक चीज़ अक्सर पूछी जाती है कि अरल सी जो है ये किन दो देशों के बीच में है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख ही रहे हैं कि ऊपर आपका देश है कजाकिस्तान और नीचे आपका देश है उज्बेकिस्तान। और इसी कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के कह सकते हैं दोनों देश, मतलब इसकी जो बॉर्डर है वो इन्हीं दोनों देशों से लग रही है। ऊपर इसके थोड़ा सा हिस्सा ऊपर वाला कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, नीचे का उज्बेकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों का ये सागरों का हिस्सा कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने अभी तक इम्पोर्टेंट स्टेट्स के 2 पार्ट किए, खाड़ियों वाले 2 पार्ट किए और सागरों के 2 पार्ट किए। स्ट्रेट्स, चैनल्स, पैसेजेस में हम लोगों ने 40 किया। 40 हम लोगों ने जलसंधियों, चैनलों और पैसेजों का अध्ययन किया पूरा मिला करके। इम्पोर्टेंट बेज और गल्फ्स में हम लोगों ने विश्व की 62 खाड़ियों का अध्ययन किया, लोकेशन को समझा। और सागरों में हम लोगों ने 2 पार्ट में विश्व के प्रमुख 42 सीज की स्टडी की। तो ओवरऑल इन 6 चैप्टर्स के माध्यम से, कह सकते हैं 6 लेक्चर्स के माध्यम से हम लोगों ने विश्व के 144 इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ की लोकेशन को देखा, समझा और जहाँ पर कहीं भी कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको भी देखा। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है। और अगर आप लोग इतने भी लोकेशंस को अच्छे से अपना क्लियर कर लेते हैं तो वर्ल्ड मैपिंग में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और ये एक बहुत ही कठिन वर्क था, आसान नहीं होता विश्व के सभी इतने इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ को दिखाना, बताना। तो काफ़ी इसमें हार्ड वर्क भी लगा और उम्मीद है सभी लोगों को पसंद भी आएगा ये। इसी तरीके से मैप्स बना लीजिए और इसी तरीके से मैपिंग करके लोकेट कर लीजिए इम्पोर्टेंट प्लेसेस को। और अपनी एटलस की भी हेल्प लीजिए। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं और वीडियो में जैसे मैंने कलर का यूज़ किया है और लिस्टिंग की है उस तरीके से आप भी अपने नोट्स में लिस्टिंग कर लीजिए कि नंबर 1 पे ये है। उन स्थानों को अपने फिगर में नंबरिंग कर लीजिए और उसी नंबरिंग को यूज़ करके एक लिस्ट बना लीजिए। तो इससे आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग फिर किसी और लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।